वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग बात करने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो एक बात मैं बता दूँ आप लोग को, हम लोग आधुनिक काल में छायावाद को कवर कर रहे हैं। छायावाद से संबंधित यह 6वीं क्लास है और लगभग हम लोगों ने जो भी छायावाद से महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं और प्रमुख आलोचकों द्वारा बताई गई परिभाषाएं और जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो उनसे संबंधित मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी हैं बना के। तो जो लोग भी वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो जाके वीडियो ज़रूर देख लें। छोटी ही वीडियो है लेकिन लगभग समग्र जानकारी उसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो आप आज की वीडियो में भी आप देखेंगे लगभग संपूर्ण जानकारी मैंने बताई हुई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पूछता है या उनकी चाहे सामान्य जानकारी, जीवन परिचय या फिर उनकी रचनाओं से संबंधित या फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, तो एक एक हम लोग पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत ये छायावादी कवि हैं, ठीक, ये तो पता होना ही चाहिए। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म है 1900 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में होती है। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि इनका बाल्य नाम क्या है। इनका बाल्य नाम है गुसाई दत्त। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का बाल्य नाम क्या है? गुसाई दत्त। इनका जन्म स्थान हुआ है कौसानी, जो कि उत्तराखंड में यह है, अल्मोड़ा है जिला, वहाँ पे। इनके पिता का नाम है गंगा दत्त पंत। ठीक है, तो पिता का नाम तो ज़्यादा नहीं पूछा गया है, इनके बाल्य नाम ही ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप लोग जानकारी रखिए कि जो है सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान हो गया कौसानी, उत्तरांचल के कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में हुआ है। और पिता हैं गंगा दत्त पंत और माता का नाम है सरस्वती देवी। अब देखिए, ये रहा इम्पोर्टेंट प्रश्न कि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता क्या है। प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी में जो है यह प्रकाशित इनकी कृति है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं निराला जी, उनका आप लोग बताइएगा प्रथम कविता, वो भी प्रकाशन वर्ष के साथ। और ये तो रही गिरजे का घंटा, सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछता है कि गिरजे का घंटा किसकी कविता है, तो बताना है आप लोग को सुमित्रानंदन पंत जी का। इनका प्रथम काव्य संग्रह है उच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। ठीक है, तो ये भी रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और रचनाओं से संबंधित भी हम लोग देख लेते हैं, कई चरणों में है इनकी रचना, तो देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। ठीक है, छायावादी है, प्रगतिवादी है, नवमानवतावादी, अंतःचेतनावादी। ठीक है, तो अलग अलग करके जो है विद्वानों ने 4 चरणों में इनकी रचनाओं को बांटा है। तो हम लोग एक एक चरण में देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं। तो पहला चरण है छायावादी। छायावादी में कौन कौन सी रचनाएं इनकी सम्मिलित हैं? पहला है उच्छ्वास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। दूसरे है ग्रंथि, यह भी 1920 ईस्वी। वीणा बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो है इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन जो वीणा का है ना, उसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिएगा, मिलान वाले प्रश्न में आते हैं। फिर दूसरा है पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। फिर है चौथा गुंजन जो है 1932 ईस्वी में प्रकाशित इनकी जो है अंतिम छायावादी रचना है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अंतिम। ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह इनका क्या है? उच्छ्वास है। प्रथम छायावादी भी रचना पूछे तो ये बताना है, अंतिम छायावादी रचना पूछे तो गुंजन बताना है। ठीक है रचनाएं वही। अब उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर जो है होता है ना कि वह कैसा जो है घुमा के प्रश्न बना रहा है। ठीक है, बाकी सब इधर ही इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन थोड़ा एक सिस्टम से याद करिए तो ज़्यादा सही है इनकी रचनाओं को। इसीलिए मैंने जो है इस नोट्स में 4 चरणों में डिवाइड करके बता दिया है। तो छायावादी इसलिए माना है इनकी सब रचनाओं को कि जैसे कि आप लोग छायावादी विशेषताएं मैंने आप लोग को बताई थी कि उसमें आत्माभिव्यंजन, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार निरूपक, नारी भावना, ठीक है, ये सब जो छायावाद की प्रवृत्तियां हैं इनकी रचनाओं में जो है दिखाई देती हैं। रहस्य भावना, दुख और वेदना, ठीक है, तो इन रचनाओं में देखने को मिलती हैं। इसलिए जो है
विभिन्न आलोचकों ने ये जो है जितनी भी इनकी रचनाएं हैं यह उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन को छायावादी जो है में शामिल किया है। फिर अगला इनकी जो है इम्पोर्टेंट रचना है और दूसरा चरण हम लोग देखेंगे प्रगतिवादी। ठीक है, दूसरा चरण है प्रगतिवादी। और पहले रचना बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्रगतिवादी वैसे मैंने आप लोग को प्रगतिवाद की काव्य की विशेषताएं तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन परिभाषा मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ क्योंकि अब इनकी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। देखिए, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं में ये सब शामिल है, जैसे शोषितों की दीनता का चित्रण है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, और हाँ, जैसे कि प्रगतिवादी और मार्क्सवाद, ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों की विशेषताएं एक ही लगभग मैच करती हैं। ठीक है, क्रांति की भावना, मतलब मेनली इसमें शोषितों की दीनता का चित्रण, ठीक है, जैसे कि किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का वर्णन है ये, तो जो है उसी को आधार बनाकर ये इनकी युगांत रचना जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। दूसरा है युगवाणी जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित है। और तीसरा है ग्राम्या। ग्राम्या जो है, ग्राम्या में तो ग्रामीण चित्रण हुआ ही है, तो 1940 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना है सुमित्रानंदन पंत की। तो ये जो तीनों रचनाएं हैं यह प्रगतिवादी जो है में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब अगला चरण हम लोग पढ़ते हैं। अगला चरण है अंतश्चेतनावादी। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वह मूल रूप से किस दर्शन से प्रभावित थे, तो वह जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। और आप लोग यह नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वह दर्शन जो है जो भी इस दर्शन में सम्मिलित चीज़ें हैं तो ये जो है उसमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, दूसरा है स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, और तीसरा है युगपथ 1949। ठीक है, यह किसके अंतर्गत है? अंतश्चेतनावादी के अंतर्गत। ठीक है, और बिना चरणों के तो आप लोग रचना बिल्कुल मत याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए वो पूछ दे कि छायावादी कृति कौन सी है, या अंतिम छायावादी कृति कौन सी है, प्रगतिवादी कृति कौन सी है, या अंतश्चेतनावादी कृति कौन सी है, तो आप लोग बता सकिए। ठीक है, अब अगला है चौथा और लास्ट चरण है नवमानवतावादी। ठीक है, नवमानवतावादी। अब जब ये देखिए देश आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, उसके बाद की ये रचनाएं हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सब रचनाएं जो है नवमानवतावादी में जो है शामिल की गई हैं। तो पहली रचना है नवमानवतावादी में उत्तरा 1949 ईस्वी में प्रकाशित इनकी कृति है। दूसरा है कला और बूढ़ा चांद, और इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1959 ईस्वी। और ये है अतिमा है 1955 ईस्वी। और है लोकायतन यह एक प्रबंध काव्य है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। और है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिदम्बरा, क्योंकि चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये जो है रचनाएं उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, यह नवमानवतावादी चरण के अंतर्गत आता है, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। ठीक है, तो आप लोग पूरा जो है चारों चरण लिख के याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड देख लेते हैं हम लोग, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो नोट्स के माध्यम से मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगी। तो नवमानवतावादी के अंतर्गत जो लोकायतन रचना आलोचकों द्वारा लिया गया है, इसमें जो है दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन पर यह आधारित है रचना। यह एक तरीके से प्रतीकात्मक कथा पर है पूरी तरीके से, और इसलिए जो है आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये महात्मा गांधी के जीवन पर जो है आधारित रचना है। ठीक, इसलिए याद करना भाई इम्पोर्टेंट है, और इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा। चिदम्बरा क्यों याद करना है? देखिए, चिदम्बरा क्योंकि इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और 1968 ईस्वी इसका समय याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस पे? पूछ भी सकता है ना कि चिदम्बरा पर इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार या मंगला पारितोषिक। तो अब उसके ऊपर है एग्जामिनर के कि किस प्रकार से प्रश्न बनाना है। तो आप लोग को याद रखना है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब अगला है पॉइंट कि कला और बूढ़ा चांद 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनकी किस रचना पर पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत की कला और बूढ़ा चांद जो कृति है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
अगला है इम्पोर्टेंट कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, ये तो इजी ही है प्रश्न, बट याद रखिएगा आप लोग, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। और हुआ क्या था कि बाल्यावस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, तो उस कारण ये अब जो है उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, पहाड़ वगैरह सब, वन वगैरह, तो मतलब इनका बचपन जो है वहीं ही बीता है। और उसी जो है प्राकृतिक जो भी सुषमा रही है वहाँ पे, उधर इनका ध्यान ज़्यादा आकृष्ट हुआ है। इसी कारण इनकी रचनाओं में भी, इनके व्यक्तित्व पर भी प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है गुंजन। गुंजन जो इनकी रचना है, जो कि छायावादी है अंतिम, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुंजन इनकी अंतिम छायावादी रचना है, फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। फिर है दोस्तों अगला पॉइंट कि पल्लव। पल्लव जो इनकी रचना है, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है यह। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ। और फिर अगला है पॉइंट कि आलोचकों ने पंत की भाषा को परिपूर्ण क्षणों की भाषा कहा है। तो प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस जो है कवि की भाषा को विद्वानों ने परिपूर्ण क्षणों की भाषा कहा है, तो आपको बताना है, याद रखना है नाम किसका, सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि सुमित्रा नंदन पंत की जो परिवर्तन कविता है वह अत्यंत मार्मिक एवं उच्च कोटि की दार्शनिक कविता है। ये सब देखिए फैक्ट मैं इसलिए लिखवा दी क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे भी प्रश्न बस घुमा फिरा के इधर ही सब जान। अब सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं दोस्तों, वो तो रचनाएं रहेंगी अलग से, तो अब करंट अफेयर इसमें है नहीं कि कुछ चेंजेज हो रहा है। बस होता क्या है कि एक एक पॉइंट अगर याद रखेंगे, बस वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो यही रहती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इनके महत्वपूर्ण काव्य नाटक सुमित्रा नंदन पंत जी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है रजत शिखर, दूसरा है शिल्पी, तीसरा है शौवन, चौथा है अतिमा, पांचवा है मधुवन, छठा है युग पुरुष, सातवां है छाया, आठवां है मानसी और नौवां है ज्योत्सना। तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य नाटक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। और इसमें से भी देखा जाए तो ये रजत शिखर, मानसी, ज्योत्सना, युग पुरुष बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इनकी जो रचनाओं को अलग अलग, जैसे मैंने डिवाइड करके बताया हुआ है, वैसे ही आप लोग पढ़िएगा। छायावादी रचना कौन कौन सी है, ठीक है, इनकी प्रगतिवादी, नवमानवतावादी, अंतश्चेतनावादी, इनकी एक काव्य नाटक, ठीक, और इनकी जो पुरस्कार जो मिले हैं ज्ञानपीठ और किस पे साहित्य, तो वो सब याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो ठीक है, और मैं बता दूं आप लोग को, जैसे ये सीरीज़ चल रही है हम लोगों की, अब वैसे चलती रहेगी। बाकी जो मैं महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट में जैसे सिलेक्शन वाले प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उस पर भी वर्क होता रहेगा। और वो वीडियो आप लोग अगर एक बार भी देख ले तो 2-3 बार और देखिए, ऐसे रिवीजन होता रहेगा। और ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।